आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की हमारी परिचर्चा का विषय है मोटिवेशन थ्योरी भाग प्रथम, अभिप्रेरणा का सिद्धांत भाग प्रथम। इस भाग के अंतर्गत हम इस बात पर विचार विमर्श करेंगे कि अभिप्रेरणा क्या होती है, अभिप्रेरणा की क्या आवश्यकता होती है एक संगठन के लिए और एक व्यक्ति के लिए। अभिप्रेरणा का क्या महत्व है, अभिप्रेरणा का अर्थ क्या होता है और अभिप्रेरणा की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं, इन सब के बारे में विस्तार से परिचर्चा की जाएगी। तो आइए, अभिप्रेरणा जो मानवीय जीवन में एक महत्वपूर्ण चालक शक्ति होती है, व्यक्ति का जीवन जो क्रियाशील माना जाता है, उस क्रियाशील जीवन के पीछे, उस क्रिया के पीछे एक कार्य करने की ऊर्जा, कार्य करने की एक शक्ति होती है और उस शक्ति का नाम है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा क्या है, अभिप्रेरणा क्या है और अभिप्रेरणा किस प्रकार से एक व्यक्ति को और इसी के साथ साथ वह संगठन में एक कर्मचारी को, जो कि एक व्यक्ति होता है, किस प्रकार से प्रभावित करती है। अभिप्रेरणा क्या है और ये किस प्रकार से व्यक्तिगत जीवन से लेकर सांगठनिक व्यवहार को समझने के लिए उपयोगी होती है। जैसा मैंने पूर्व व्याख्यानों में भी परिचर्चा के दौरान आप सभी को बताया कि संगठन व्यक्तियों का एक समूह होता है। उसको, संगठन को समूह अथवा संगठन के रूप में तब स्वीकार किया जाता है जब उसका नेतृत्व कोई करता है अथवा वह नेतृत्व वाला संगठन होता है, अर्थात भीड़ नहीं होता है। प्रशासनिक व्यवहार में नेतृत्व के पश्चात सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला यदि कोई मुख्य आधार है तो उसे अभिप्रेरणा कहा जाता है। नेतृत्व के पीछे या नेता बनने के पीछे भी अभिप्रेरणा का योगदान होता है। तो अभिप्रेरणा क्या है, अथवा यह एक व्यक्ति, इसका मतलब ये नहीं है कि लोक प्रशासन के अंतर्गत मैं आपको अभिप्रेरणा विषय के बारे में अध्यापन करा रहा हूँ तो वह केवल इस विषय से संबंधित है अथवा वह केवल संगठन, मैनेजमेंट, प्रबंधन और एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन से संबंधित है, अपितु यह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से संबंधित होती है। अभिप्रेरणा बेसिकली एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। ये मनोविज्ञान का विषय भी है, मनोविज्ञान का टॉपिक भी है। मानवीय व्यवहार की प्रकृति, इसका मतलब मानव स्वभाव की बात कही गई है। प्रत्येक मानव का स्वभाव भिन्न भिन्न होता है, न केवल देश काल और परिस्थितियों में, अपितु एक परिवार में रहने वाले, अथवा हम ये भी कह सकते हैं परिवार का सृजन जिस इकाई से होता है, भारतीय संस्कृति के संदर्भ में पति और पत्नी, उन दोनों के व्यवहार में भी अंतर पाया जाता है, उनके बच्चों में अंतर पाया जाता है। उन सबके स्वभाव में अंतर क्यों होता है, उनकी प्रकृति भिन्न भिन्न क्यों होती है, अर्थात व्यक्ति अच्छा होता है या बुरा होता है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों संदर्भ में, उचित कार्य करने वाला, अनुचित कार्य करने वाला, कार्य करने वाला कर्मठ और अकर्मण्यता, कार्य नहीं करने वाला, ईमानदारी और बेईमानी इत्यादि गुणों अवगुणों के पीछे एक मनोवैज्ञानिक शक्ति कार्य करती है, जिसे मनोविज्ञान की भाषा में अभिप्रेरणा के नाम से जाना जाता है। तो प्रिय मित्रों, हम सब इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति अच्छा कार्य क्यों करता है, क्योंकि उसके पीछे अच्छी अभिप्रेरणा होती है। कोई व्यक्ति बुरा कार्य क्यों करता है, क्योंकि उसके पीछे बुरी अभिप्रेरणा होती है। जैसा महात्मा गांधी ने कहा कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो, किसी को बुरा मत कहो, किसी की बुरा मत सुनो और किसी बुरे को मत देखो। इसका मतलब है कि वो एक सकारात्मक अभिप्रेरणा की बात करते हैं। भगवत गीता में कृष्ण के द्वारा कहा गया है कि हमें कर्मण्यवाधिकारिस्तु मा फलेषु कदाचन, हमें क्रम की और प्रबल होना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, प्रतिफल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो प्रतिफल की इच्छा नहीं करते हुए भी
कार्य करना चाहिए, ये क्या है? अभिप्रेरणा है। अर्जुन को उपदेश देते समय भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन फल की इच्छा मत करो, परिणाम क्या होगा, कार्य करो। कार्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को अभिप्रेरित किया जा रहा है। ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है, बाह्य अभिप्रेरणा है। जैसा कहा भी जाता है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। ये क्या है? इस लोकोक्ति और मुहावरे का पीछे शब्दार्थ यही है कि यदि व्यक्ति की मानसिक शक्ति अर्थात अभिप्रेरणा है उसमें, तो वह कार्य करेगा और निश्चित रूप से देर सवेर उसे विजय भी हासिल होती है। ये मोटिवेशन है। भारतीयों में संघर्ष की प्रबल क्षमता होती है। अंग्रेजों के साथ महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीयों ने बड़ा संघर्ष किया। महात्मा गांधी ने ऐसे संगीन आंदोलनों को जन आंदोलन बना दिया। किसके कारण? अभिप्रेरणा के कारण, मोटिवेशन के कारण। इसलिए कुछ लोग काम में तल्लीन होते हैं, कार्य करते हैं, कुछ लोग कार्य नहीं करते हैं। जिन लोगों के मस्तिष्क में, जिन लोगों के मन में सकारात्मक अभिप्रेरणा होती है, वो अपने कार्य से मतलब रखते हैं। आपने विश्वविद्यालय में भी देखा होगा कि बहुत कम शिक्षक कक्षाओं में अध्यापन कराते हैं, अनुसंधान का कार्य करते हैं, क्योंकि उनके मन में सकारात्मक अभिप्रेरणा होती है। परंतु अधिकांश शिक्षक कक्षाओं में नहीं जाते, अध्यापन नहीं कराते। वो पढ़ाते क्यों नहीं हैं? मेरे विद्यार्थियों को अनेक बार शिकायत होती है। वो कहते हैं कि सर हमारे पास कोई उपाय नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। परंतु हम ये जानना चाहते हैं कि आप पढ़ाते हो या अमुक व्यक्ति पढ़ाता है, और अमुक व्यक्ति या शिक्षक क्यों नहीं पढ़ाता है। उन सब विद्यार्थियों को मैंने कक्षा में भी बताया, आज फिर से बताना चाह रहा हूँ। इसका एक ही कारण है, और वो है उनके कार्य करने के पीछे और कार्य नहीं करने के पीछे जो मोटिवेशन होता है, वो कार्य करने की ऊर्जा, एनर्जी, विज्ञान की भाषा में जिसे शक्ति कहा जाता है, जिसको कार्य की पावर कहा जाता है, कार्य करने की ऊर्जा कहा जाता है, जिसको कैलोरी में मापा जाता है। ये पावर, ये जो एनर्जी होती है, उसको मनोविज्ञान की भाषा में मोटिवेशन कहा जाता है। इसलिए वो शिक्षक नहीं पढ़ाते, इसलिए वो सरकारी कार्य में कार्य नहीं करते, इसलिए उनको बाह्य अभिप्रेरणा या आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं मिलती या नकारात्मक मिलती है। ईमानदारी और बेईमानी, रिश्वत क्यों ली जाती है, क्यों लेते हैं, उसके पीछे मनोविज्ञान है। अगर नकारात्मक अभिप्रेरणा है तो रिश्वत ली जाती है, बेईमानी का कार्य किया जाता है। सकारात्मक अभिप्रेरणा है तो ऐसा नहीं किया जाता। तो गुण और अवगुण दोनों के पीछे एक मनोविज्ञान कार्य करता है, और इस मनोविज्ञान को अभिप्रेरणा के नाम से, मन का विज्ञान, फ्रांसिस लिकट ने अभिप्रेरणा को प्रबंधन का हृदय कहा है। इसका मतलब मैनेजमेंट का हार्ट क्या है? हार्ट ऑफ मैनेजमेंट, इट मीन्स मोटिवेशन इज द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट। अभिप्रेरणा प्रबंधन का हृदय है। तो इसका मतलब है कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो अपनी बॉडी में होता है, उसी तरह से यहाँ मैनेजमेंट का भी इंपॉर्टेंट पार्ट किसको माना गया है? मोटिवेशन को माना गया, अभिप्रेरणा को माना गया। क्योंकि संगठन के अंतर्गत दो तरह के साधन संसाधन कार्य करते हैं, मानव संसाधन और प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों को कार्य करने के लिए मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होती। नदी को बहने के लिए मैं और आप मोटिवेट कदापि नहीं कर सकते। हवा को चलने के लिए हम अभिप्रेरित नहीं कर सकते। खनिज संसाधनों को खोजने के लिए या हमारे पास आ जाए हम मोटिवेशन नहीं कर सकते, मोटिवेट नहीं कर सकते। परंतु व्यक्ति को कार्य करने के लिए हम अभिप्रेरित कर सकते। इसका मतलब अभिप्रेरणा केवल मानवीय संसाधन से जुड़ी हुई है, और संगठन केवल एक मशीन नहीं होता है। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच की थ्योरिस्ट के द्वारा बताया गया कि मानव का इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करने में। इसलिए मानव संसाधन के लिए अभिप्रेरणा को फ्रांसिस लिकट ने हार्ट की संज्ञा दी है, हृदय कहा है। हेनरी फ्यूल के अनुसार अभिप्रेरणा कार्य करने का आदेश देने वाली शक्ति है। फ्यूल ये कह रहे हैं अभिप्रेरणा है क्या? अभिप्रेरणा वह मनोवैज्ञानिक शक्ति है जो काम करने का लिए हमें कमांड करती है, आदेश देती है। इसका मतलब है हमें भोजन करना है, हमें भोजन करना है, ये आदेश कहाँ से मिलता है? हमें कक्षा में पढ़ने के लिए जाना, ये आदेश कहाँ से मिलता है? आज 10 बजे मेरी एग्जाम है, ये आदेश कहाँ से मिलता है?
मुझे आज काम नहीं करना, मुझे आराम से सोना है, मैं 10 बजे तक सोऊंगा, कोई मुझे उठाना मत। ये आदेश कहां से मिलता है? ये आदेश ही अभिप्रेरणा है। ये मस्तिष्क से जो हमें मिलता है, मनोविज्ञान जिसको कह रहे हो, मन का विज्ञान, इस चेतनशील मन को सजग करने का, आगे बढ़ाने का, परिवर्तित करने का कार्य करने वाली इस शक्ति का नाम ही क्या है? अभिप्रेरणा है। इसका महत्व व्यक्तिगत जीवन से लेकर संगठन के कार्मिकों तक विस्तृत होता है। व्यक्ति मानव संसाधन है और संगठन में कार्य करने वाले व्यक्ति भी मानव संसाधन है। जैसा मैंने पहले बताया कि मानव संसाधन इसीलिए है, मानव साधन संसाधन इसलिए बनता है क्योंकि उसके पीछे मोटिवेशन होता है, और वह प्राकृतिक साधनों को संसाधनों में इसलिए कन्वर्ट कर पाता है, रूपांतरित कर पाता है, क्योंकि उसके पीछे अभिप्रेरणा होती है। शाब्दिक रूप से अगर हम इस पर विचार करें तो अभिप्रेरणा आंग्ल भाषा के मोटिवेशन का हिंदी अनुवाद है, जो कि लैटिन भाषा के मूरे शब्द से निर्मित है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गति या चलना। इसका मतलब जैसा मैंने पहले ही बताया कि चलती का नाम गाड़ी है। इसका मतलब अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा बेसिकली एक गति है, एक मूवमेंट है, आंदोलन है, एक एक्शन है, क्रिया है। इसका मतलब निष्क्रिय या अकर्मण्य जो गतिविधियां होती हैं उसको अभिप्रेरणा में शामिल नहीं किया जाता, केवल क्रियाशील गतिविधियों को ही हम शामिल करते हैं। सक्रिय जो क्रियाएं होती हैं, सकारात्मक जो क्रिया होती है, उसी को अभिप्रेरणा में शामिल किया गया है। सकर्मक क्रिया भी आप इसे कह सकते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि अभिप्रेरणा व्यक्ति की वह आंतरिक शक्ति है। इसका मतलब ये बाह्य शक्ति नहीं, आंतरिक शक्ति जो उसे कार्य करने के लिए प्रेरित या तैयार करती है। हालांकि अभिप्रेरणा बाहर से भी, एक्सटर्नल भी हो सकती है, परंतु बाहर अभिप्रेरणा का मतलब बाहर से हमें ताकत नहीं मिलती है। वह ताकत एक आवाज के रूप में हमारे कानों से जाती है, मस्तिष्क तक पहुंचती है, मस्तिष्क उसका आदेश देता है। मनोविज्ञान अभिप्रेरणा हमें तैयार करती है कार्य करने के लिए, प्रिपेयर करती है एक्शन करने के लिए। दौड़ो, इसका मतलब आपने रेसलिंग में देखा होगा, आपने एथलेटिक्स में देखा होगा कि एक्शन करने से पहले एक छोटी सी क्रिया होती है, एक संकेत होता है कि सभी प्रतिभागी एक साथ दौड़ेंगे। उनके मस्तिष्क में एक ही कमांड होगा कि जैसे ही विसल बजेगी या काउंटिंग होगी या काउंटडाउन शुरू होगा, स्टार्ट होगा, उस ध्वनि के साथ ही वो दौड़ना आरंभ कर देंगे। इसका मतलब क्या है? ये आंतरिक शक्ति है जो तैयार करती है किसके लिए? कार्य करने के लिए। संगठन में कार्मिकों के अभिप्रेरणा उत्पादकता में, इसका मतलब कार्मिकों की अभिप्रेरणा में और उत्पादकता की, अभिप्रेरणा मोटिवेशन और प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी, इन दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। संगठन में अगर कार्मिकों को अभिप्रेरित होंगे तो काम करेंगे, काम करेंगे तो प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन होगा संगठन का यही उद्देश्य है। इन दोनों के बीच सकारात्मक संबंध पाया जाता है। यदि सकारात्मक अभिप्रेरणा है, अभिप्रेरित है, इसी का मतलब है कि उत्पादन होगा, और अभिप्रेरणा नहीं है तो प्रोडक्शन नहीं होगा। इसके बिना अभिप्रेरणा नहीं हो तो क्या होता है? कोई कार्मिक योग्य हो सकता है, कुशल भी हो सकता है, कार्य में दक्ष भी हो सकता है, परंतु दक्ष होते हुए भी अपनी क्षमता का उपयोग नहीं करता है अथवा कम करता है। विशेष रूप से भारत में आप सरकारी क्षेत्र में देख सकते हो। ऐसा इसलिए नहीं कह रहा कि मैं सरकारी कार्मिक हूं इसलिए ऐसा है, वो योग्य हो सकते हैं। जो भी प्रतियोगी परीक्षा है, जो भी तरीका है उनका चयन करने का, आरंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार अथवा अन्य कोई भी जो पद्धति हो सकती है, उसको एक अलग, उस पद्धति के माध्यम से बड़ी भीड़ समूह से उनकी छटनी होती है। इसका मतलब योग्यता, रेशनल जो लीगल पावर होती है उसको अचीव करना होता है। कुशल होते हैं, उनके पास विशेष प्रकार का कौशल होता है, और कार्य करने में वो दक्ष भी होते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज के द्वारा, जैसे बैचलर ऑफ एजुकेशन के माध्यम से उनको टीचिंग के बारे में दक्षता या प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है। ऐसा होते हुए भी जब उन्होंने बीएड किया है, डिप्लोमा किया है, डिग्री की है, कठिन परीक्षा उत्तीर्ण की है, उसके बाद वो कक्षा में बच्चों को अध्यापन क्यों नहीं कराते हैं? इसका मतलब ये सबसे बड़ी बात है कि अभिप्रेरणा उनके पीछे काम करती है। अगर अभिप्रेरणा नहीं होती है तो वो काम नहीं करेंगे या कम करेंगे, और अभिप्रेरणा होती है तो वो काम करेंगे।
अतः अभिप्रेरणा कार्य करने की चालक शक्ति होती है, ड्राइव है। इसका मतलब अभिप्रेरणा नहीं होने से कार्य ही नहीं होगा और अभिप्रेरणा होने से कार्य होगा। यह शक्ति है, कार्य करने की शक्ति है। कार्य करने की इच्छा का सर्जन ही अभिप्रेरणा है। इसका मतलब है कि कोई भी क्रिया जो संपन्न होती है, निष्पादित होती है, उस क्रिया के लिए तैयार करने की जो एक ताकत है वो अभिप्रेरणा से मिलती है। सामान्यतः अभिप्रेरणा को मनोवैज्ञानिकों, जैसे मैंने कहा कि मन का विज्ञान है अभिप्रेरणा, मनोवैज्ञानिक अवधारणा है और इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने इसे 3 तत्वों का संयोजन बताया है। कौन कौन से 3 तत्व संयोजन है? नंबर 1 है आवश्यकता, नीड, नंबर 2 है चालक, ड्राइव, और नंबर 3 है प्रोत्साहन, इनिशिएटिव। इन तीनों को मिलाकर क्या बनती है? अभिप्रेरणा। मनोवैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि आवश्यकता होती है, उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए चालक एक ताकत होती है और कार्य करने के लिए आपको वांछित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से एक सर्जन होता है क्रिया का, जिसे मोटिवेशन या अभिप्रेरणा कहते हैं। तो अभिप्रेरणा 3 तत्वों का संयोजन है, आवश्यकता, चालक और प्रोत्साहन। गिलफोर्ड, मनोवैज्ञानिक विचारक गिलफोर्ड के अनुसार अभिप्रेरणा आंतरिक कारक है, जो पहले भी अभिव्यक्त किया गया। अभिप्रेरणा बेसिकली इंटरनल फैक्टर है जो व्यक्ति के मस्तिष्क से उद्वेलित होता है। इसीलिए मैंने कहा था मनोबल, सैनिकों का मनोबल, सैनिकों की अभिप्रेरणा इतनी मजबूत होती है कि नदी या बाढ़ आने पर भी वो अपनी ड्यूटी से विमुख नहीं होते। या सियाचिन ग्लेशियर आपने देखा होगा, तो वहां पर खड़े सैनिक अपने मोर्चे से क्यों नहीं हटते, जबकि उनको ये पता है कि कुछ ही पल और सेकंडों या फासलों के बाद बड़ी बर्फ की चट्टान, हिमखंड ऊपर से गिरेगा और उनको समाप्त कर देगा। परंतु फिर भी वो क्यों नहीं हटते? इसलिए नहीं केवल ड्यूटी की बात है, जीवन को बचाने के लिए वो हट भी तो सकते हैं, परंतु उनके पीछे एक मोटिवेशन कार्य करता है। उनका मनोबल इतना मजबूत होता है कि वो प्राणों को त्याग देंगे परंतु अपने कर्तव्य निर्वहन से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि कर्तव्य परायणता की उनके पीछे अभिप्रेरणा होती है। जो कार्य को आरंभ करने, गिलफोर्ड कहते हैं कि ये कार्य करने को शुरू करने की और बनाए रखने की ओर प्रवृत्त होता है। इसका मतलब एक ऐसा इंटरनल फैक्टर है जो आपको काम करने के शुरू करने के लिए तैयार करता है और शुरू ही नहीं, उसको निष्पादित या जारी रखने की ओर अग्रसर करता है। ऐसे घटक को, ऐसे आंतरिक घटक को अभिप्रेरणा कहते हैं। एजे ड्यूवरिन के अनुसार लक्ष्य की ओर किया गया प्रयास ही अभिप्रेरणा है। इसका मतलब सबसे पहले एक आपके पास एम्स होना चाहिए। संगठन के अपने लक्ष्य होते हैं, उद्देश्य होते हैं, और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास किया जाता है उसे ही अभिप्रेरणा कहते हैं। लॉरेंस जी मुलिन्स के विचारों में अभिप्रेरणा को कार्य, निर्देशन और निरंतरता के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। सैम गिलफोर्ड जैसी बात कह रहे हैं यहाँ पर लॉरेंस जी मुलिन्स का कहना है कि अभिप्रेरणा भी काम, डायरेक्शन ऑफ वर्क है। ये कार्य करने के लिए आपको निर्देश प्रदान करती है और उसमें कंटिन्यूटी उसको बनाए रखती है। मुलिन्स के अनुसार आवश्यकता और आकांक्षाओं को 2 मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है, अर्थात मनोवैज्ञानिक या आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अथवा सामाजिक अभिप्रेरणा। मुलिन्स के अनुसार इसको 2 फैक्टर्स के रूप में हम देख सकते हैं कि इंटरनल फैक्टर्स मोटिवेशन होता है, एक्सटर्नल या सोसाइटिकल या सोशल मोटिवेशन होता है। मुलिन्स के अनुसार आंतरिक अभिप्रेरणा के ऐसे घटकों के अंतर्गत हम किसी, लगभग ये इतने ही हो, जरूरी नहीं है, पुरस्कार, कोई रिवार्ड मिलता है, आइडेंटिटी, आपकी पहचान स्थापित होती है, लोग प्रेज, प्रशंसा करते हैं, अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको एफर्ट्स करते हैं आप, और आपको सफलता की अनुभूति होती है, आप एक मॉडल, रोल मॉडल के रूप में स्थापित हो पाते हैं। इन सब को आंतरिक अभिप्रेरणा के रूप में स्थापित किया जाता है। आपने किसी की सहायता की और आपको सुकून मिला, जैसे कुछ मुझे पढ़ाने से सुकून मिलता है, इसका मतलब क्या है? ये आंतरिक अभिप्रेरणा है। जबकि बाह्य अभिप्रेरणा में वेतन, पदोन्नति, अतिरिक्त सुविधाएं, सुरक्षा, सेवा संबंधी घटकों को शामिल किया जाता है। एक तो आंतरिक अभिप्रेरणा जो अंदर आपके मन से होती है, और दूसरी बाह्य अभिप्रेरणा जो दूसरों को दिखाई भी देती है कि कोई काम क्यों कर रहा है, पैसे मिल रहे हैं।
कोई काम क्यों कर रहा है, पदोन्नति होगी। कोई काम क्यों कर रहा है कि उसको सुरक्षा मिलेगी। कोई काम क्यों कर रहा है, सेवा भावना से कार्य कर रहा है। इसका मतलब है कि उसको कुछ ना कुछ प्रतिफल मिल रहा है। वो बाह्य रूप से कार्य करने के लिए मोटिव आपको अभिप्रेरित करते हैं। म्यूलिन्स के मूल अभिप्रेरणात्मक प्रतिमान को निम्न रेखा चित्र द्वारा हम समझ सकते हैं। म्यूलिन्स का यह कहना है कि यहाँ देखिए आप 3 आधार बताए हैं। आवश्यकताएं, जैसा मैंने पहले बताया कि अभिप्रेरणा को मनोवैज्ञानिकों ने 3 तत्वों का कॉम्बिनेशन कहा है। आवश्यकता किसी ना किसी कार्मिक की, जो कार्य करता है उसकी कोई ना कोई नीड्स होगी। मान लीजिए एक व्यक्ति के संदर्भ में या व्यक्ति के उदाहरण से इसे हम समझना चाहें तो एक व्यक्ति जो कि भूखा है, उसको भोजन की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? भोजन की। तो भोजन क्या है? उसके लिए फूड एक नीड है, एक आवश्यकता है, क्योंकि उसको क्या लग रही है? भूख। लेकिन भोजन की आवश्यकता उसको क्यों है? चालक शक्ति क्या है उसके पीछे? उसके पीछे चालक शक्ति है भूख। अर्थात उसके भूख लग रही है। भूख उसके लिए एक उद्दीपक का कार्य कर रही है, उत्प्रेरक का कार्य कर रही है। वह उसको तैयार कर रही है कि उसकी आवश्यकता इसके लिए तैयार कर रही है कि वह कहीं से भोजन का जुगाड़ करे, रोटी का जुगाड़ करे, दाल रोटी का जुगाड़ करे तो उसको रोटी मिले। क्यों मिले? क्योंकि रोटी उसकी आवश्यकता है। तो आवश्यकता होती है, चालक शक्ति उसको तैयार करती है उसको कार्य करने की। जैसा कि अभिप्रेरणा बेसिकली एक चालक शक्ति होती है। और उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य है प्रोत्साहन क्यों मिलेगा? फूड गेन, उसको भोजन की प्राप्ति, उसको रोटी को प्राप्त करना ही उसका क्या है? लक्ष्य है। और ये उसको प्रोत्साहित कर रहा है कि रोटी मिलेगी, उसको भूख लग रही है और उसकी भूख की आवश्यकता क्या होगी? शांत होगी। ये वांछित लक्ष्य, अगर उसको रोटी मिल जाती है, भोजन ग्रहण कर लेता है तो उसकी क्या हो गई? पूर्ति होगी, परिपूर्ति, अचीवमेंट हो गया। और इसके बाद उसको पुनः निवेश, फीडबैक, प्रतिक्रिया क्या है? इसका मतलब अब उसकी आवश्यकता पूर्ण हो चुकी है। परंतु ऐसा तो है नहीं कि आपने और मैंने एक बार भोजन कर लिया, दोबारा हमें भूख नहीं लगेगी। ये चक्र पुनः चलेगा। अभिप्रेरणा केवल एक ही कार्य से जुड़ी हुई नहीं, एक सतत प्रक्रिया है। पुनः आपको आवश्यकता, भोजन की आवश्यकता होगी, फिर से आपको भूख लगेगी, फिर से आपको भोजन मिलेगा और आपको भोजन की प्राप्ति होगी। ये एक चक्र चलता रहता है। म्यूलिन्स का ये कहना है कि अभिप्रेरणात्मक प्रतिमान एक चक्र के रूप में संचालित होता है। दूसरा आज का विषय है अभिप्रेरणा की मुख्य विशेषताएं। अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। जैसा मैंने शुरुआत में बताया, आरंभिक स्तर पर भी, मोटिवेशन इज ए साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। अभिप्रेरणा मनोविज्ञान से संचालित होती है। बाहर से अभिप्रेरणा आपको मिल सकती है, वो दिखाई दे सकती है, लेकिन वह भी आपके अंदर भीतर जाएगी, आपके मस्तिष्क में जाएगी और आप चिंतन करोगे। इसलिए अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, मन से जुड़ी हुई है। आप आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से अभिप्रेरित हो सकते हो, लेकिन अभिप्रेरित तभी हो सकते हो जबकि आपके मनोविज्ञान में परिवर्तन हो, आवश्यक रूप से। यह व्यक्ति के मनोबल को बढ़ाती है। इसका मतलब ये नहीं किसी को अभिप्रेरणा मिल जाए और वह पर्वतों को हिला दे, ऐसा नहीं है। अभिप्रेरणा उसके मन को मजबूत करती है, उसको ताकत देती है कि आई कैन डू इट, वी कैन डू इट, हम इसे कर सकते हैं, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं आईएएस बन सकता हूँ, आरएएस बन सकता हूँ, मैं फौज में भर्ती हो सकता हूँ। ये मनोबल है कि फौज में जो दौड़ हो रही है, उस सेना भर्ती की रैली में क्या आप 300 लोगों या 1000 प्रतिभागियों के साथ दौड़ पाओगे? अगर पहले ही आप हार गए, मनोबल, इसलिए मैंने कहा मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। अगर आपका मनोबल गिर गया कि इतने 1000 बच्चों के साथ में भागूंगा, पता नहीं कहाँ गिर जाऊंगा और भीड़ में दब जाऊंगा, या मैं शायद ये दौड़ नहीं कर सकता, धूल मिट्टी होगी, वो उड़ेगी, मुझे एलर्जी हो जाएगी, वो कोई कोहनी से मार देगा, कोई धक्का मार देगा, मैं गिर जाऊंगा, चोट ग्रस्त हो जाऊंगा। अगर ऐसा आपने सोच लिया तो ऐसा नहीं कर सकते। या मैंने खुद अनुभव किया कि उस भर्ती रैली में सुबह जो टोकन की व्यवस्था होती है, हजारों लाखों की भीड़ होती है, टोकन आपको कैसे मिलेगा? धक्का मुक्की होंगी। बहुत से छात्र वहीं से खिसक लेते हैं, भाग जाते हैं, क्योंकि उनका मन टूट जाता है। परंतु मोटिवेशन क्या करता? मनोबल को बढ़ाती है। हम रुके रहेंगे, पूरे दिन रुके रहेंगे, पूरी रात रुके रहेंगे, टोकन लेंगे और भर्ती में दौड़ेंगे। ये मन की शक्ति है। अभिप्रेरणा एक संपूर्ण इकाई है जो व्यक्ति के किसी भाग को नहीं अपितु समग्र रूप को प्रभावित करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये किसी एक हिस्से से जुड़ी हुई, एक ये इंटीग्रेटेड
कॉम्बिनेशन होता है, इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर होता है, समग्र संरचना होती है। अभिप्रेरणा किसी एक भाग को प्रभावित नहीं करती। इसका ये नहीं कि केवल मस्तिष्क को प्रभावित करेगी कि मुझे दौड़ना है और वो मन में ही दौड़ने लग जाए, कल्पना के घोड़ों को दौड़, ऐसा नहीं है। दौड़ने के लिए आपकी पूरी बॉडी को मैदान में जाना होगा, पैरों और हाथों का कॉम्बिनेशन होगा, पूरा भागना पड़ेगा आपको, केवल मस्तिष्क से दौड़ नहीं होगी। वह केवल दौड़ने के लिए आपको तैयार करने वाली शक्ति है, दौड़ना आपके शरीर को पड़ेगा। इसका मतलब है कि वह पूरे समग्र इकाई को प्रभावित करती है। अभिप्रेरणा एक अंतहीन, इसका अंत नहीं होता, ये चालू रहती है, सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया हमेशा कंटिन्यूटी बनी रहती है। जब तक आपकी आवश्यकता होगी आपको उद्दीपक मिलेगा और आपको लक्ष्य मिलेगा। यह एक निरंतर क्रम है जो चलता ही रहेगा। जब अभिप्रेरणा नहीं मिलेगी तो कार्य नहीं होगा। तो कार्य करने की शक्ति है। यदि कोई कार्य करेगा तो अभिप्रेरणा की आवश्यकता है। वो कार्य बिना व्यक्ति का जीवन शून्य है। इसलिए अभिप्रेरणा व्यक्ति के जीवन से लगातार जुड़ी हुई है। इसे मौद्रिक एवं अमौद्रिक, आंतरिक और बाह्य कारकों से प्रभावित किया जा सकता है। रुपए पैसे से, बिना रुपए पैसे के, इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। अभिप्रेरणा के सामान्य प्रकार, ऐसे तो बहुत से वैज्ञानिकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरणा के भिन्न भिन्न प्रकार बताए, फिर भी सर्वसम्मति से, आधारभूत रूप से हम इसके 4 प्रकारों का अध्ययन कर सकते हैं। अब सामान्यतः 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। मौद्रिक अभिप्रेरणा। मौद्रिक अभिप्रेरणा वैसी अभिप्रेरणा है जो रुपए पैसों से संबंधित है। जैसा पहले भी बताया गया कि उसके पीछे एक आर्थिक कारक होते हैं, आर्थिक प्रतिफल होते हैं जो आपको कार्य करने के लिए तैयार करते हैं। जैसे कि मुझे सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है, वेतन मिलता है, इसलिए मैं कार्य करता हूँ। अमौद्रिक अभिप्रेरणा, लेकिन वेतन ही नहीं है, उसके साथ आइडेंटिटी मिलती है, उसके साथ संतुष्टि मुझे मिलती है, लोग मेरी पहचान स्थापित होती है। अमौद्रिक अभिप्रेरणा है। आंतरिक अभिप्रेरणा जो व्यक्ति को मस्तिष्क से आंतरिक रूप से प्रभावित करती है, मन के हारे हार मन के जीते जीत है, वह आंतरिक रूप से प्रभावित होता है, खुद चिंतन करता है, मनन करता है, सोचता है, विचार विमर्श करता है। और नेक्स्ट है सामाजिक अभिप्रेरणा। बाह्य स्वरूप से आपको जो अभिप्रेरणा मिलती है, दूसरों को देखकर आपको, जैसे कि छोटे बच्चों को किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर की जो कहानी सुनाई गई कि इस तरह से राजा जो ब्रूस है, वह ब्रूस इस बात से प्रभावित होता है कि मकड़ी बार बार दीवार पर चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है और गिरती है। अनेक बार वो ऐसा करती है और अंत में एक बार अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है। इसलिए उसको एक एक्सटर्नल या सोशल मोटिवेशन मिलता है। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं बड़ा अफसर बनूंगा, लोग मुझे सलाम करेंगे, मेरी प्रतिष्ठा स्थापित होगी। ये सब क्या है? ये एक सामाजिक अभिप्रेरणा है। इसी के साथ आज अभिप्रेरणा का यह व्याख्यान और चलचित्र समाप्त हुआ। आगामी भाग 2 में हम अभिप्रेरणा के मुख्य सिद्धांतों के बारे में विस्तार से परिचर्चा करेंगे। आप सभी का इस व्याख्यान को सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।